जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चंद्रा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आगामी टीजीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए एमसीक्यू जो वादा किया गया था उस पर जो है चलिए काम शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति से का जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था किस विचारक जो है इससे संबंधित नहीं है ना। कुछ विचारकों के नाम दिए गए हैं और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विचारक ऐसा है जो कि राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं है ना। तो आप देखिए इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो और बेंथम है ना, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से बताइएगा कि कौन सा ऐसा विचारक है जो कि सामाजिक समझौते से संबंधित नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि बेंथम जो है ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं। ये जो है मुख्य रूप से हॉब्स की अगर बात करें तो हॉब्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? लेवियाथन है ना, लेवियाथन। और प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं है ना। और जो है रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेंथम जो है इसमें सही ऑप्शन है ना। बेंथम सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है ना। टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा अर्थ है? प्रतिबंधों का अभाव, कुछ अच्छा करने की सकारात्मक शक्ति, या फिर मनमानी करने की छूट। ये तो कदापि नहीं होगा है ना भाई, मनमानी करने की छूट कहाँ कहते हैं है ना। तीसरा जो ऑप्शन है मनमानी करने की छूट की बात की जा रही। चौथा जो ऑप्शन है वह है राज्य से मुक्ति। तो टीएच ग्रीन जो है क्या कहते हैं कि मुख्य रूप से कुछ अच्छा करने की शक्ति है ना, सकारात्मक जो स्वतंत्रता की बात करते हैं है ना, वे मुख्य रूप से टीएच ग्रीन इससे संबंधित है ना। मुख्य रूप से यदि बात करें तो वे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि प्रतिबंधों का अभाव होना है ना, और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसकी बात की जाए तो मुख्य रूप से उसके अंतर्गत कुछ अच्छा करने की जो सकारात्मक शक्ति है उसकी बात की जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में कि मार्क्सवाद है जो उन्होंने सिद्धांत दिया है में अधिसंरचना का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है अधिसंरचना के भाग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है? धर्म, राजनीति, उत्पादन की शक्तियां और कानून। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है मुख्य रूप से सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स का कहना है कि जो उत्पादन की शक्तियां होती हैं वे जो है अधिसंरचना का भाग जो है नहीं होती है ना। और धर्म, राजनीति और कानून ये सब क्या है? ये राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने का, राज्य जो शोषणकारी उसका स्वरूप है उसमें ये सकारात्मक और आप कह सकते हैं सहायक की भूमिका निभाते हैं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो गया भाई, पेजेस कहाँ चले गए? चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का पहला सिद्धांत क्या है? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जॉन रॉल्स जो है न्याय के सिद्धांत से परिचित जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है दार्शनिक हैं। उनका ये उनके जो न्याय के सिद्धांत का जो थियरी है उसके अंतर्गत पहला सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है अंतर सिद्धांत है ना, ऑप्शन बी है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है अवसर की समानता, ऑप्शन डी है उपयोगिता का सिद्धांत है ना। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है आप देखिए कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत ये जो है ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब द थियरी ऑफ जस्टिस में, कौन सी की किताब है? थियरी ऑफ
जस्टिस के अंतर्गत इनका ये मानना है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है ना। इसके अंतर्गत जॉन रॉल्स का मानना है कि मुख्य रूप से जो स्वतंत्रता होती है वह समान स्वतंत्रता के सिद्धांत की इन्होंने चर्चा किया है, और स्वतंत्रता आपस में टकराने नहीं चाहिए, है ना। स्वतंत्रता मुख्य रूप से आपस में टकराने नहीं चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए हुए। इधर गया पेज। चलिए पांचवें क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है कि अधिकार कर्तव्यों के बिना निरर्थक है, यह किसका कथन है। अधिकार कर्तव्यों को यदि ना प्राथमिकता दिया जाए, ना ध्यान दिया जाए, तो अधिकार उनके बिना जो है निरर्थक होंगे, यह किसका कथन है बताइएगा। इसके अंतर्गत लास्की, ग्रीन, बेंथम और लॉक, है ना। तो पांचवें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अधिकार और कर्तव्य के साथ में लेकर जो चलने की चर्चा है वह किसके द्वारा की गई है, लास्की के द्वारा, है ना। तो इसमें मुख्य रूप से ए ऑप्शन सही है ना। और यदि बात की जाए कि लास्की का जो सिद्धांत है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, राजनीति का जो व्याकरण है उसकी ये नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि कब प्रकाशित हुई है 1925 में, है ना। तो इसके अंतर्गत इन्होंने इसकी चर्चा की है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठवें प्रश्न पर आते हैं हम लोग। पढ़िएगा इसमें क्या पूछा जा रहा है। संप्रभुता की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है ना। संप्रभुता की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। अदेयता, निरपेक्षता, स्थायित्व, है ना, ये तो है, लेकिन विभाज्यता जो है यह संप्रभुता की विशेषता नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि संप्रभुता जो है स्थायित्व, उसमें स्थायित्व की भावना पाई जाएगी। कोई भी राष्ट्र जो संप्रभु है वह अपने सर्वोच्च जो उसकी शक्ति है निर्णय लेने की, वह दूसरों को नहीं सौंपेगा, है ना। अदेयता भी होती है और निरपेक्ष होता है संप्रभुता की शक्ति। लेकिन यदि बात की जाए विभाज्यता, क्या उसे विभाजित किया जा सकता है? तो नहीं, है ना। संप्रभुता को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के मुख्य रूप से 4 तत्व हैं, है ना। अदेयता, निरपेक्षता, जिसके अंतर्गत स्थायित्व, ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। और अब अविभाज्यता, यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, विभाज्यता नहीं बल्कि अविभाज्यता, अविभाज्यता, है ना, इसके विषय शामिल किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, 7वें प्रश्न पर। देखिए इसको पढ़िएगा। इसके अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है। बहुलतावाद का विरोध किसने किया। निम्न में से कौन से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने बहुलतावाद का विरोध किया है ना। तो 7वें प्रश्न में पहले ऑप्शन जो है वो है लास्की, दूसरा ऑप्शन जो है वह है मैकाइवर, ऑप्शन सी है ऑस्टिन, ऑप्शन डी है बर्कर, है ना। तो इसमें आप देखिएगा ऑस्टिन ने जो है बहुलतावाद का विरोध किया है, जॉन ऑस्टिन, है ना। जॉन ऑस्टिन ने बहुलतावाद का विरोध किया और बाकी जो अन्य विचारक हैं इन्होंने बहुलतावाद का समर्थन किया है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 8वें प्रश्न को देखते हैं। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि सामान्य इच्छा सदैव सही नहीं होती है। जनरल विल की बात की जा रही है। यह किसका कथन है। निम्न में से किस विचारक का कथन है कि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वह सदैव सही नहीं होता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, है ना। सामान्य इच्छा का सिद्धांत सदैव सही होता है, है ना, सदैव सही होता है। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है। निम्न में से सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जनरल विल का सिद्धांत जो है रूसो ने दिया है, और उनका ये कहना है ना कि सामान्य इच्छा सदैव सही होती है ना। जो सामान्य इच्छा है वह पूरे समाज की इच्छा है, और पूरे समाज की इच्छा जो है वह सामाजिक हितों की बात की जा रही है ना। सामाजिक जो उपयोगी विषय है उनकी बात की जा रही है, और वह सदैव सही होता है ना। और यदि कोई व्यक्ति जो सामान्य इच्छा है उसका विरोध कर रहा है ना, तो फिर इनका ये मानना है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, है ना।
तो कहने का तात्पर्य है कि रूसो का सिद्धांत है ये। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9वें पर हम लोग आते हैं। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम शासन निम्न में से कौन सा है। जो ऑप्शन है उसको देखिए, ऑप्शन ए है उसके अंतर्गत राजतंत्र है, ऑप्शन बी है कुलीन तंत्र, ऑप्शन सी क्या है पॉलिटी है, और ऑप्शन डी है लोकतंत्र। तो इसके अंतर्गत जो सर्वोत्तम शासन है अरस्तु के अनुसार वह कौन सी है, पॉलिटी। क्यों? क्योंकि यह जो है मिश्रित संविधान है ना, मिश्रित संविधान का शासन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अरस्तु के गुरु कौन, प्लेटो, उनके गुरु कौन, सुकरात, है ना, और अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इन्होंने जो इसे मिश्रित संविधान का शासन और मध्यम वर्ग का शासन, मध्यम वर्ग का शासन जो है कहा है मुख्य रूप से। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्लेटो की शिक्षा की जो योजना है उसमें गणित किस आयु वर्ग के लिए है ना। प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से गणित का जो किस आयु वर्ग में रखा गया है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि 20 से 30 वर्ष की आयु में गणित के क्रम को रखा गया है। क्यों? क्योंकि इससे जो है मुख्य रूप से 0 से 6 वर्ष की जो आयु है उसके अंतर्गत खेल, 0 से 6 वर्ष में जो है खेल और संगीत की बात की जाएगी, है ना। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है भावनाओं का विकास होगा। और 6 से जो 18 वर्ष है उसमें संगीत और व्यायाम, 6 से 18 वर्ष जो है संगीत और व्यायाम, संगीत प्लस व्यायाम, है ना। और उसके पश्चात जो है 18 वर्ष के पश्चात जो है 20 वर्ष तक, 18 से 20 वर्ष तक जो है सैन्य शिक्षा, है ना। और इसके पश्चात जो है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की जो आयु होगी, जब उसमें एग्जाम कराया जाएगा तो उसमें गणित और ज्यामिति, है ना, ये सभी विषय गणित, ज्यामिति, इन्हें जो है शामिल किया जा रहा है ना। तो गणित की योजना किसमें रखी गई है, 20 से 30 वर्ष की आयु में। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कौटिल्य से प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौटिल्य के जो सप्तांग का सिद्धांत है उसके अंतर्गत मित्र का स्थान कौन सा है ना। तो 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है मित्र को कौन सा स्थान दिया गया है कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसके अंतर्गत। तो मित्र को कौन सा स्थान दिया गया है, 7वां स्थान, है ना। सप्तांग में राजा के जो राज्य के जो 7 अंग हैं उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 7वें अंग के रूप में मित्र को रखा गया है ना। पहला जो अंग है वो राजा, अमात्य, है ना, और जनपद, फिर दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, इस प्रकार से जो क्रम है ना, तो उसके अंतर्गत 7वें स्थान पर जो है इन्हें रखा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। राजा, अमात्य, है ना, और उसके पश्चात जो है जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, है ना। ये जो है 7 अंग मुख्य रूप से राज्य के हैं। तो क्रम जो है इसमें मित्र किस क्रम पे आ रहा है, 7वें क्रम पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 12वें प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनु के अनुसार जो राजा है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। मनु जो है भारतीय जो राजनीतिक चिंतन हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक काफी महत्वपूर्ण है। तो उसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो बताइएगा क्या ये जो है
दैवी सिद्धांत की बात करते हैं, या शक्ति सिद्धांत की बात करते हैं, या फिर सामाजिक समझौते की बात करते हैं, या फिर विकासवादी की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मनु जो है दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, है ना। और उनके द्वारा जब कहा जाता है ना, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में, मनुस्मृति मनुस्मृति में जो है 7वें अध्याय में, अध्याय के अंतर्गत इस बात को कहा गया है कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है, दैवी सिद्धांत के आधार पर हुई है ना। और राजा को ईश्वर ने 8 तत्वों से मिलाकर बनाया है। वे तत्व कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से जैसे अग्नि, वायु, है ना, और फिर उसके पश्चात जो है सूर्य, दंड, कुबेर, है ना, इस प्रकार से चंद्र, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी के अनुसार, प्रश्न ये है कि गांधी जी के अनुसार राम राज्य का आधार क्या होना चाहिए। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से राम राज्य का आधार क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है केंद्रीकृत शासन, दूसरा ऑप्शन है ग्राम स्वराज, तीसरा जो ऑप्शन है वह है दल विहीन लोकतंत्र, और जो चौथा ऑप्शन है वह क्या है, बी और सी, है ना। तो इसके अंतर्गत किसे रखा जाएगा? गांधी जी ने केंद्रीकृत शासन का जो है उसका समर्थन नहीं किया है ना। वे जो है सदैव क्या है, गांधी जी विकेंद्रीकरण के जो है समर्थक रहे हैं। विकेंद्रीय शासन की बात किया है इन्होंने, है ना। ग्राम स्वराज का ये समर्थन करते हैं और दल विहीन लोकतंत्र की भी बात करते हैं। तो जो उनके अनुसार सबसे अच्छा शासन, राम राज्य का तात्पर्य ऐसा नहीं कि कोई ईश्वर उत्पन्न होंगे और उनके द्वारा शासन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत एक अच्छा शासन जो है उस वह जो है दल विहीन लोकतंत्र और ग्राम स्वराज के अंतर्गत जो है स्थापित किया जा सकता है ना। चलिए, तो 13वें में कौन सा है, डी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके अंतर्गत 14वें में पूछा जा रहा है कि अंबेडकर से संबंधित प्रश्न है। अंबेडकर ने किसे सामाजिक लोकतंत्र की कुंजी कहा है ना। राजनीतिक लोकतंत्र को, आर्थिक लोकतंत्र को, बंधुत्व को, या फिर शिक्षा को, है ना। जो अंबेडकर सामाजिक लोकतंत्र की कुंजी किसे कहते हैं बताइएगा। ये मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र को ये राजनीतिक समानता के रूप में मानते हैं ना, जो कि होनी चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास का जो है सबको सर्वांगीण जो है अवसर होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर के द्वारा मुख्य रूप से जो बंधुत्व है ना, अर्थात सामाजिक जो समरसता है, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता और आपसी सहयोग, या फिर आप कह सकते हैं भाईचारे की जो भावना है उसे जो है उसके द्वारा, है ना, भाईचारे की भावना। देखिए, सामाजिक लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न समूह हैं, वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, है ना, समाज में आदर्श स्वरूप को स्थापित कैसे करेंगे। तो जब भाईचारा होगा तो फिर इससे क्या होगा, सामाजिक लोकतंत्र जो है बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है ना। चलिए, तो ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि एम.एन. रॉय किस विचारधारा के जनक है। ये तो काफी सरल है प्रश्न, है ना। एम.एन. रॉय निम्न में से किस विचारधारा के जनक हैं, तो बताइएगा। सर्वोदय? नहीं, सर्वोदय के जनक कहाँ से ये हैं? नव मानववाद, ऑप्शन सी है एकात्मक मानववाद, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक समाजवाद। तो एम.एन. रॉय जो है मुख्य रूप से नव मानववाद के जनक के रूप में शामिल किए जाते हैं, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और एम.एन. रॉय जो है मुख्य रूप से ये जो है भारत में जो साम्यवादी दल है ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, उसकी जो है उसके ये पहले विचारक भी रहे हैं, है ना।
और उसके पश्चात 1946 में, है ना, इन्होंने मुख्य रूप से द रेडिकल ह्यूमनिज्म, है ना, न्यू ह्यूमनिज्म की जो बात की है, कब? 1946 में, 1946 में, है ना, रेडिकल ह्यूमनिज्म या फिर न्यू ह्यूमनिज्म की जो बात की है, उसका जो सिद्धांत दिया, उसके अंतर्गत मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग की बात की है ना, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग की बात की है, और उसके अंतर्गत इन्होंने नव मानववाद की व्याख्या किया। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। 16वें प्रश्न को लेते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार धर्म राज्य का क्या अर्थ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, भारतीय विचारक के अंतर्गत जो है इनको शामिल किया गया है। पूछा जा रहा है कि धर्म राज्य का क्या अर्थ होगा? धार्मिक राज्य, ऑप्शन बी है कानून का शासन, ऑप्शन सी है जो है नैतिकता पर आधारित राज्य, और ऑप्शन डी है ब्राह्मणों का शासन। नहीं, तो धर्म राज्य अर्थात धर्म पर आधारित राज्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार इनका तात्पर्य है नैतिकता पर आधारित राज्य। एक ऐसा राज्य की स्थापना होनी चाहिए, ऐसे राज्य की जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से नैतिकता का जो है पालन किया जाना चाहिए, है ना। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है एकात्म मानववाद के जो है समर्थक हैं। क्या? एकात्म मानववाद, मानववाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है इसके समर्थक हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 17वें प्रश्न को लेते हैं। इसके अंतर्गत देखिए क्या पूछा जा रहा है। जयप्रकाश नारायण का जो दल विहीन लोकतंत्र की जो बात की है किस पर आधारित है? प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण ने जो समग्र क्रांति की जो बात की है ना, और लोहिया जी भी जो है काफ़ी बड़े विचारक रहे हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर, गांधी, है ना, हम सब लोग जो है इन्हें भारतीय जो राजनीतिक चिंतक हैं उसमें शामिल करते हैं। तो इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की जो बात की है वह किस पर आधारित होना चाहिए? क्या एक दलीय व्यवस्था पर, ऑप्शन बी है निर्दलीय व्यवस्था पर, ऑप्शन सी है जो है सैन्य शासन, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। तो इसके अंतर्गत आप लोग देखिएगा जो निर्दलीय व्यवस्था है अर्थात राजनीतिक दल जो है उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को का अस्तित्व जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका हनन किया जाता है। ऐसा जो है जयप्रकाश नारायण जी का कहना है ना। और ये सदैव सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? सत्ता के लिए लड़ते रहते हैं। अभी तो नया नया राजनीतिक दल आए दिन भारत में कोई न कोई नया राजनीतिक दल का उद्भव होता है ना, आप देखेंगे। और उनके द्वारा जो है नए नए वादे किए जाते हैं, सत्ता में आने के पश्चात फिर उसी तरीके से कार्य व्यवहार किया जाता है ना। अभी मार्केट में कौन सा दल चल रहा है इस समय चर्चा में है? कमेंट करके बताइएगा, एकदम जिसमें से ताज़ा ताज़ा एकदम भाफ निकल रहा है ना। कुछ राजनीतिक दल जो है वो काल के गाल में भी समा चुके हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं 18वें प्रश्न पर। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया की जो सप्त क्रांति में शामिल नहीं है ना। राम मनोहर लोहिया ने समग्र क्रांति, है ना, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि सप्त क्रांति नहीं, समग्र क्रांति। जो उन्होंने समग्र क्रांति की बात की है उसके अंतर्गत 7 प्रकार के क्रांतियों की चर्चा की है। कौन कौन सी क्रांतियां हैं? राम मनोहर लोहिया जो है मुख्य रूप से नर नारी की समानता की बात करते हैं। ऑप्शन बी है रंग भेद के विरुद्ध जो है इन्होंने इसका समर्थन किया है। ऑप्शन सी है जो है जाति प्रथा के विरुद्ध। ऑप्शन डी है पूंजीवाद के समर्थन में। नहीं, तो पूंजीवाद का समर्थन इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है? पूंजीवाद का विरोध किया है ना। तो राम मनोहर लोहिया का जो सप्त क्रांति का सिद्धांत है उसके अंतर्गत इसे शामिल नहीं किया गया है ना। नर नारी की जो समानता है उसके मतलब सामाजिक जो समानता है, लैंगिक समानता है ना, रंग भेद के जो है विरुद्ध है, जातिवाद जो है उसकी समाप्ति की बात की है, जाति प्रथा के, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। अच्छा,
इसके अंतर्गत निजी जीवन में हस्तक्षेप का अंत भी होना चाहिए, इन्होंने 7वें में मुख्य रूप से शामिल किया है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। इसके अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह किसका कथन है। जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैकियावेली, मॉर्गेनथाउ, कैटलिन और लासवेल, है ना। तो किसका ये कथन है कि राजनीति क्या है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति को प्राप्त करने के लिए, कि शक्ति किसके पास रहेगी, या किसका कथन है। यह जो है मॉर्गेनथाउ का कथन है ना। इनका पूरा नाम क्या है, H.J. मॉर्गेनथाउ, है ना। तो इनका क्या मानना है कि राजनीति क्या है, राजनीति जो है शक्ति के लिए संघर्ष मात्र है ना। और इन्होंने जो है, इनकी जो किताब है पॉलिटिक्स एमंग द नेशन, वह कब प्रकाशित हुई है, वह मुख्य रूप से 1948 में प्रकाशित हुई है। 1948 में पॉलिटिक्स एमंग द नेशन, है ना। जो है राज्यों के बीच, देश जो है राष्ट्र के बीच में जो राजनीति है उससे संबंधित पुस्तक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसके अंतर्गत हाँ ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न पर आते हैं। इसके अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि आधार संरचना और अधिसंरचना की अवधारणा किसने दी है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि आधार संरचना और अधिसंरचना किससे संबंधित है। तो हीगल से, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है जो है एंगल्स, और ऑप्शन डी है लेनिन, है ना। तो अब देखेंगे कि यह सिद्धांत किसका है, मार्क्स का है ना, आधार संरचना और अधिसंरचना। इसके अंतर्गत इन्होंने ये जो इनकी किताब है कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिक पॉलिटिक्स इकोनॉमी, यह कब छपी हुई है, 1859 में। इसके अंतर्गत इन्होंने आधार संरचना और अधिसंरचना की बात की है, और इसमें इन्होंने जो है यह इस बात की व्याख्या की जो आर्थिक समानता है वह जो है आधार है ना, और जो अधिसंरचना है उस पर जो है समाज की इन्होंने राजनीति, धर्म और जो कानून है इन सबको जो है उस अधिसंरचना के अंतर्गत शामिल किया है। इसके अंतर्गत जो है धर्म, राजनीति, कानून, है ना, इन सबको जो है अधिसंरचना के अंतर्गत इन्होंने शामिल किया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 21 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा से संबंधित प्रश्न है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। 4 ऑप्शन है, इसमें पढ़िएगा। पहला जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी जो है वह क्या है, 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी है 22 जनवरी 1947, और ऑप्शन सी है 22 जनवरी 1947, और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949, है ना। तो बताइएगा 21वें में कौन सा सही होगा। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। संविधान सभा की पहली बैठक, है ना। उसके पश्चात दूसरी बैठक कब हुई है, 11 दिसंबर को। और जब पहली बैठक हुई है तो इसी समय क्या किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। लेकिन जब 13 दिसंबर को इसकी तीसरी बैठक हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, है ना। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रस्तुत किया और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ है, संविधान सभा ने संविधान को बनाकर एकदम स्वयं को सौंपा है ना। चलिए
22वें प्रश्न पर आते हैं। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद थे? 315, 385, 395 और 465। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। 395 अनुच्छेद थे, है ना, जो कि कितने भागों में विभाजित थे? 22 भाग, है ना। और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूची। जबकि वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12, है ना। भाग अभी भी 22 है, उपभागों को मिला दिया जाए तो ये कितने हो गए हैं? 25, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। और अभी तक कुल मिलाकर संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 104, है ना। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 23वां देखते हैं। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जो कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं प्रस्तावना में जोड़े गए, है ना। तो इसे कब जोड़ा गया है? 24वें संविधान संशोधन, 42वें, 44वें या फिर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है शामिल किया गया। 3 शब्द जो है जोड़े गए हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है मुख्य रूप से, है ना। यद्यपि जो 44वां संविधान संशोधन था उसने 42वें संशोधन की कुछ प्रावधानों को कम भी किया है, ऐसा नहीं है, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। 24वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसके तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है ना। तो 3 प्रकार के रिट, ऑप्शन बी 4 प्रकार के रिट, ऑप्शन सी है 5 प्रकार के, ऑप्शन डी है 6 प्रकार के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 प्रकार के रिट। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, है ना। 1, 2, 3, 4 और कौन सा? प्रतिषेध। ये जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के रिट हो गए? 5 प्रकार के रिट हो गए। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जबकि अनुच्छेद जो 226 है, 226 के तहत जो है हाई कोर्ट निम्न प्रकार का रिट जो है जारी कर सकता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मुख्य रूप से मूल अधिकारों की जो चर्चा की गई है, कहां से कहां तक? चलिए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान का कौन सा भाग है? भाग 3, है ना। मूल अधिकार कितने प्रकार के? जब संविधान लागू हुआ था तो तब 7 प्रकार के मूल अधिकारों की बात की गई है। वर्तमान समय में जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किसके अंतर्गत जो है निहित है? 25वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना। तो इसको बताइएगा। समान कार्य के लिए समान प्रकार का जो वेतन है वह निर्धारित होना चाहिए। क्या यह मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? नहीं। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, मूल कर्तव्य के अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मुख्य रूप से यह जो है 39D के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। 39D, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत इस बात को शामिल किया गया है कि
जो समान कार्य हैं, समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान प्रकार के वेतन जो है दिए जाने हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यदि बात की जाए तो कब कहाँ पर है? भाग 4 अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक, है ना। इससे क्या होता है? आर्थिक और जो सामाजिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना करने का जो प्रावधान है उसकी चर्चा की गई है। मूल अधिकारों की बात की जाएगी तो अभी इस पर चर्चा हो चुका है। मूल कर्तव्य जो है 51 का में शामिल किया गया है ना। प्रस्तावना जो है ये तो सबसे पहले ही है, इसकी तो बात ही अलग है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको देते हैं, है ना। क्या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देते हैं? ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति के जो त्यागपत्र की बात की गई है वह कहाँ पर है? उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, है ना। इसे उपराष्ट्रपति को। और ये जो है त्यागपत्र होगा भी कैसे? अनुच्छेद 56 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 56 के तहत जो है ये इस बात को शामिल किया गया है कि लिखित रूप में, है ना, लिखित रूप में ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलिए मुख्य रूप से अभी तक आज तक दो राष्ट्रपतियों ने त्यागपत्र सौंपा है, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी ने। वीवी गिरी और संजीव रेड्डी, ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि कार्यकाल के दरमियान इन्होंने क्या किया है? अपना त्यागपत्र सौंपा है ना। इन्होंने जो है 69 में और इन्होंने 71 में शायद जो है अपना त्यागपत्र सौंपा है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27वें प्रश्न को लेते हैं, पढ़िएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? यह पूछा जा रहा है प्रश्न में कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 सप्ताह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है जो है 6 माह और 6 सप्ताह, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो बताइएगा इस पर कि इसकी जो है अवधि कितनी होती है। सत्ताईसवें प्रश्न में आप देखेंगे कितना हो सकता है। अधिकतम यदि अवधि की बात करें तो 6 माह 6 सप्ताह होगा, है ना। क्योंकि जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो जो सदन की बैठक है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये अध्यादेश किसके अंतर्गत जारी करेंगे? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, है ना। 123 के अंतर्गत ये अध्यादेश जारी करते हैं। और जब सदन की बैठक होगी, और ये अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? जब संसद की जो दोनों सदन हैं, संसद अपने कार्य में आप कह सकते हैं या फिर संसद की बैठक न हो का अवकाश चल रहा हो, अवकाश हो, है ना, उस समय जो है ये कर सकते हैं। लेकिन जब संसद की अगली बैठक होगी अध्यादेश जारी करने के पश्चात, जो कि कितने समय में होती है? 6 माह के अंतर्गत जो है संसद के सदनों की बैठक होनी आवश्यक है। तो इसे प्रस्तुत किया जाएगा और जब इसकी पहली बैठक होगी उसके 6 सप्ताह तक जो है इसे उस अध्यादेश पर जो है निर्णय लेना होता है, अन्यथा वह जो है मुख्य रूप से समाप्त माना जाता है ना। तो अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 सप्ताह और 6 माह, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है 28वें क्वेश्चन में कि जो राज्यसभा को जो भंग नहीं किया जा सकता है, क्यों? यह पूछा जा रहा है कि राज्यसभा को क्यों भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह क्या है? यह स्थायी सदन है
यह उच्च सदन है, यह संघ का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर उपरोक्त सभी, है ना। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे राज्यसभा को भंग ना करने के पीछे जो कारण है वह क्या है, यह स्थायी सदन है ना। यद्यपि जो है संघ का प्रतिनिधित्व करना या फिर जो आप कह सकते हैं कि अन्य जो कारण है वे नहीं सही होंगे, है ना, उच्च सदन, है ना। और यदि बात की जाए कि राज्यसभा की जो अनुच्छेद की बात किया जाए तो वह कौन सा है, 83 एक के अंतर्गत जो है इस बात की चर्चा की गई है ना। और उसमें क्या कहा गया है कि यह जो है भंग नहीं होती है, इसके प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य अर्थात 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं और उतने ही सदस्यों का फिर से जो है चुनाव के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से जो है उन्हें वो किया जाता है ना। तो इसे क्या कहेंगे, इसे एक जो है स्थायी सदस्य के रूप में कहा जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, 6 वर्ष, है ना। एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के कार्यकाल की यदि बात करें तो वह होता है 5 वर्ष, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है 29वें में कि 10 दिन तक, ऑप्शन बी है 14 दिन तक, ऑप्शन सी है 30 दिन तक, ऑप्शन डी है 6 माह तक। तो आप देखेंगे कि धन विधेयक पर जो है राज्यसभा कितने दिनों तक, 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। और इससे संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 109 के अंतर्गत, इसमें 109 में जो है इसके प्रावधान की चर्चा की गई है। धन विधेयक से संबंधित जो निर्णय लेने का अधिकार है वह किसके पास अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, इस पर निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और अंततः जो शक्तियां हैं वह किसके पास है, लोकसभा के पास है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके द्वारा जो संशोधन किया जाता है वो तो मान्य ही नहीं होगा। सुझाव जो है यह दे सकते हैं, उसे स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना वह किसके पक्ष में है, वह लोकसभा के पक्ष में है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। 30वें प्रश्न को देखते हैं। 30वें प्रश्न में पूछा जा रहा है इसके अंतर्गत कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है या नहीं, है ना। जो मंत्रिपरिषद की सलाह होती है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, वह जो है कहाँ तक, निम्न में से कौन सा कथन सही है, बाध्यकारी है, हाँ हमेशा बाध्यकारी होती है, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, और ऑप्शन डी है राज्य की सहमति पर, है ना। तो 30वें प्रश्न में देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी, है ना। जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित जो राज्य मंत्रिपरिषद है उससे उसकी सलाह जो है ली जाती है ना, उनका ओपिनियन जो है जाना जाता है। तो लेकिन वह जो है बाध्यकारी नहीं होता है ना। और ये आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य रूप से अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, इसमें 155 के अंतर्गत जो है इस बात की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति जो है राज्य के जो प्रमुख हैं उनकी जो है नियुक्ति करेंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हाँ 30वां क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है ना। 31वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, अनुच्छेद 164, 165 और 167, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, है ना। और ये आपको ध्यान में रखना है कि 163 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की बात की गई है,
मंत्री परिषद, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसकी बात की गई है ना, जिसका जो प्रमुख होगा वह कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात किसने की गई है, 164 के अंतर्गत। और 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है, महाधिवक्ता, है ना, तो इनकी चर्चा की गई है ना। और जो 167 है इसके अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य, सीएम के कर्तव्यों की बात की गई है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। 32वां क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पंचायतों की अवधि कितनी होती है, पंचायतों की अवधि निम्न में से कितनी होती है ना। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। राज्य तय करता है कि उनकी अवधि कितनी होगी। 32वें प्रश्न में बताइएगा आप लोग। तो पंचायतों की अवधि मुख्य रूप से 5 वर्ष होती है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 243 के ई के तहत, है ना, 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत इसे शामिल किया गया है। संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1992, है ना, के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। और 243 ई के अंतर्गत जो है क्या कहा जा रहा है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है 33वें प्रश्न में कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है, पंचायत से, नगरपालिका, सहकारी समिति और अनुसूचित क्षेत्र, है ना। 33वें प्रश्न पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, नगरपालिका, क्योंकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है दोनों साथ में ही वो किया गया है ना, आगे पीछे जस्ट, पहले 73वां संविधान संशोधन फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 के अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत नगर पालिका, है ना, जो शहरी स्थानीय स्वशासन है उसकी बात की जा रही है ना। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सहकारी समितियों की बात की गई है वह कहाँ पे किया गया है, सहकारी समितियों की बात मुख्य रूप से संविधान के अंतर्गत, संशोधन के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है 243 जो है पी के अंतर्गत, है ना। तो ये ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है 34वें क्वेश्चन में कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद से संबंधित है ना। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है किससे संबंधित है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 131 और 226, है ना। तो 34वें क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, है ना। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि, है ना, जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करेगी, उन विधियों को की मतलब उनकी जांच अथवा समीक्षा जो है कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या क्या किया गया है, इसके अंतर्गत जो 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है उसकी बात की गई है। 5 प्रकार के रिट, है ना, इसकी चर्चा की जा रही है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट को जो है इन रिटों को जारी करने का अधिकार दिया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। 35वें क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस केस में असंवैधानिक घोषित किया गया है ना। तो 35वें में ऑप्शन ए है केशवानंद भारती केस में, ऑप्शन बी है एसआर बोम्मई केस में, ऑप्शन सी है फोर्थ जजेस केस 2015 में, ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स केस में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है,
2014 में जो फोर्थ जजेस केस के संबंधित जो निर्णय लिया गया था 2015 में जो किया गया है उससे संबंधित जो है ना। तो एनजेएससी कब बना है? 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जजों की नियुक्ति से संबंधित जो है एनजेएससी की जो है का प्रावधान किया गया। और यह कब जो है वो किया गया है? 2014 में, है ना। तो फोर्थ जजेस केसेस 2015 के अंतर्गत जो है इस संविधान संशोधन अधिनियम को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और केशवानंद भारती केस में क्या किया गया है? इसमें जो है आधारभूत ढांचे की बात की गई है ना, ढांचे की बात की गई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं को पद से कैसे हटाया जाता है ना, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। 36वें क्वेश्चन में राष्ट्रपति के आदेश से, ऑप्शन बी है संसद के महाभियोग से, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सलाह से, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, है ना। तो 36वें किस्म में क्या शामिल किया गया है? आप देखेंगे कि ऑप्शन बी के अंतर्गत संसद में महाभियोग के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है पद से हटाया जा सकता है ना। और इसमें जो है संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमति की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत। जब वो किया जाता है उसके पश्चात जो है क्या होता है, राष्ट्रपति जो है आदेश जारी करते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है 37वें प्रश्न में कि निर्वाचन आयोग, है ना, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 320, ऑप्शन बी है 324, ऑप्शन सी है 335, ऑप्शन डी है 338, है ना। तो बताइएगा 37वें प्रश्न में यहां पर क्या होगा? निर्वाचन आयोग की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, 324 से लेके 329 तक, है ना, चर्चा की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। भाग कौन सा इससे संबंधित है? 15वां, है ना, भाग 15 के अंतर्गत, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। 38वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है ना। भारत में दलीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? क्या भारत में द्विदलीय शासन पद्धति है? नहीं। एक दलीय? ये भी नहीं। बहुदलीय? ये सही है। दल विहीन? इसकी तो कोई बात ही नहीं है भैया। भारत में दल विहीन राजनीति की कल्पना जो है आप नहीं कर सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था है। सबसे खास बात क्या है? अभी एकदम कौन सा राजनीतिक दल चर्चा में है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। 39 क्वेश्चन को देखिए। 91वें संविधान संशोधन का जो मुख्य प्रावधान था वह किससे संबंधित था? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है? दल विरोधी जो दल बदल अधिनियम है उसकी बात की जा रही है, या फिर मंत्री परिषद का जो कुल आकार है सदस्यों का, जो उनकी संख्या है वह उस सदन से, है ना, जिस सदन की बात की जा रही है, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात की जा रही है मंत्रिपरिषद की, या फिर राज्य मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है, वह 15% से अधिक नहीं हो सकता है। शिक्षा का अधिकार, और ऑप्शन डी है जीएसटी, है ना। तो 39 में कौन सा सही होगा? यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद के जो आकार की बात की गई है वह चर्चा की जा रही है। यह कब लाया गया था? सन 2003 के अंतर्गत, है ना। तो इसमें केंद्र सरकार और जो राज्य है दोनों की बात की जा रही है ना।
और यदि दल बदल जो अधिनियम है उसकी बात करें तो उससे संबंधित जो कौन सा प्रावधान है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संशोधन है ना। इसे कब लाया गया है, 1985 के अंतर्गत, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि संघवाद भारतीय संविधान के मूल ढांचे का भाग है ना। यह किस केस में कहा गया है? भारतीय जो संघ है वह संविधान का मूल ढांचा है ना। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है उसे कब प्रस्तुत किया गया है, और संघवाद की जो बात की गई है उसकी बात की जा रही है। गोलकनाथ केस में, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस में, ऑप्शन सी है एस.आर. बोम्मई केस में, ऑप्शन डी है इंदिरा शाहनी केस में, है ना। तो 40वें क्वेश्चन में आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, एस.आर. बोम्मई केस, है ना। इसके अंतर्गत 1994 में, है ना, इसकी जो है व्याख्या की गई कि भारतीय जो संविधान का मूल ढांचा है उसके अंतर्गत संघीय शासन जो है इसका एक आधारभूत ढांचा है। जबकि आप देखेंगे केशवानंद भारती से संबंधित जो केस है 1973, इसमें आधारभूत ढांचे की बात की गई है। ढांचे का सिद्धांत, है ना। एस.आर. बोम्मई केस में 1994 में जो है क्या कहा गया है, संघवाद जो है भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा है ना, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अंतर्गत जो निर्णय दिया गया है वह 9 जजेस बेंच के द्वारा, है ना। कि बेंच के द्वारा यह निर्णय दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 40 हो गया, 41वें क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िएगा आप लोग, तब तक थोड़ा सा हम पानी पी लें, है ना। प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन मुख्य अंतर क्या होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है? लाभ का उद्देश्य, राजनीतिक निर्देश जो है, सेवा भाव और उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो 41वें में आप देखिए, लोक प्रशासन का जो और निजी प्रशासन में यदि हम अंतर की बात करें तो निजी प्रशासन क्या है, वह लाभ के उद्देश्य पर आधारित है, और लोक प्रशासन जो है लाभ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि वह क्या है, सेवा के भाव से, है ना। और राजनीतिक निर्देश, ये भी बात सही है कि लोक प्रशासन में जो नेतृत्व होता है, या फिर आप कह सकते हैं अंतिम जो निर्णय का जो नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वह राजनीतिक निर्देश पर किसमें है, लोक प्रशासन में। और निजी प्रशासन में यह व्यक्तिगत जो है मामला है। सेवा भाव, लोक प्रशासन जो है सेवा करना चाहता है जनमानस की, जबकि निजी प्रशासन लाभ के माध्यम से सेवा करना चाहता है। उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, सेवा भाव नहीं है। तो यहाँ पर जो है 41 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, है ना। उपरोक्त सभी जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में उपरोक्त सभी आधार पर आप कह सकते हैं कि अंतर पाया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं 42वें क्वेश्चन पर। इसके अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है कि प्रशासन राजनीति से पृथक है। निम्न में से किसका कथन यह है कि प्रशासन और राजनीति जो है दो अलग अलग विषय हैं, एक ही विषय नहीं है, है ना। तो 42वें क्वेश्चन में आप देखिएगा, वुड्रो विल्सन, गुडनाउ, एल.डी. वाइट और ऑप्शन डी है जो है ए और बी। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, है ना। ए और बी दोनों सही हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वुड्रो विल्सन और गुडनाउ ये दोनों का मानना है कि प्रशासन और राजनीति जो है अलग अलग विषय हैं। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही हैं। पहले क्या था, पहले जो है प्रशासन को राजनीति के ही अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, लोक प्रशासन राजनीति से एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है ना।
फ्रैंक गुडनाउ की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, राजनीति और प्रशासन, राजनीति और प्रशासन, यह जो है 1900 में प्रकाशित हुई है ना, फ्रैंक गुडनाउ की किताब, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि जो पोस्ट कॉर्ब जो सिद्धांत होता है, इसके अंतर्गत आर का क्या अर्थ है? पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत, है ना, के अंतर्गत आर का अर्थ क्या है? रिपोर्टिंग करना, रिसर्च करना, रिक्रूटमेंट या फिर रेगुलेशन, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत किसका है? गुलिक महोदय का, गुलिक महोदय, है ना, लूथर गुलिक। इन्होंने कब सिद्धांत दिया था? 1973 में। 1973 में इन्होंने जो सिद्धांत दिया लोक प्रशासन के पोस्ट कॉर्ब का, उसके अंतर्गत आर से तात्पर्य होता है रिपोर्टिंग, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रशासन होता है, शासन, उसके अंतर्गत ये 7 शब्द जो है शामिल किए गए हैं। तो जिसमें रिपोर्टिंग का तात्पर्य होता है सूचना को पहुंचाना, है ना, सूचना का आदान प्रदान, है ना। आर से क्या तात्पर्य है? रिपोर्ट करना। बी से क्या तात्पर्य है? बजटिंग, है ना। तो ये सारी चीजें जो है पी से जो है प्लानिंग, है ना, ओ से जो है ऑर्गेनाइजेशन, और एस से जो है स्टाफ। ये सारी जो अलग अलग शब्द हैं उसकी उन्होंने चर्चा किया है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। 44 क्वेश्चन नंबर। मैक्स वेबर के बारे में पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषता नहीं है ना। मैक्स वेबर ने निम्न में से नौकरशाही की विशेषता उसकी क्या नहीं है? पहला जो ऑप्शन है पद सोपान, जो बी ऑप्शन है वह है अवैयक्तिकता, ऑप्शन सी है भाई भतीजावाद, और ऑप्शन डी है नियमों का शासन, है ना। तो निम्न में से कौन सा जो है इनका नौकरशाही के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है भाई भतीजावाद ये जो है नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैक्स वेबर जो है ये नौकरशाही का जो मॉडल प्रस्तुत करते हैं उसके अंतर्गत नियम आधारित शासन होना चाहिए, है ना, लिखित दस्तावेज होने चाहिए, पद सोपान होने चाहिए, ये सब होने चाहिए, है ना, और अवैयक्तिकता भी होनी चाहिए। लेकिन जो भाई भतीजावाद है वह प्रशासन में नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 45। हारनोथ प्रयोग किससे संबंधित है? हारनोथ प्रयोग निम्न में से किससे संबंधित है? वैज्ञानिक प्रबंधन से, ऑप्शन बी है जो है मानव संबंध के उपागम से, ऑप्शन बी है मानव संबंध उपागम से, और ऑप्शन सी है मानव निर्माण सिद्धांत से, निर्णय निर्माण के सिद्धांत से, ऑप्शन डी है विकास प्रशासन से, है ना। तो इसमें जो है हारनोथ प्रयोग किससे संबंधित है? मानव संबंध उपागम से, है ना, हारनोथ प्रयोग संबंधित है। यदि इसकी चर्चा की किया जाए तो 1924 से लेकर 32 के अंतर्गत, है ना, 1924 से लेकर 32 के अंतर्गत हारनोथ प्लांट शिकागो में, है ना, 1924 से 32 के अंतर्गत शिकागो में हारनोथ प्लांट शिकागो में जो है इसका एक प्रयोग किया गया था, जिसके अंतर्गत मानव संबंधों की जो है से संबंधित जो उत्पादन है, उनकी उत्पादकता है, उसके बारे में बात की गई है ना। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के अंतर्गत पूछा जा रहा है मास्लो की आवश्यकता, है ना। मास्लो के आवश्यकता सोपान में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? इसके अंतर्गत सुरक्षा, सम्मान, आत्मसिद्धि और समाज, है ना। तो इसके अंतर्गत कौन से ऑप्शन को सबसे ऊपर रखा गया है?
तो ये आपको ध्यान में रखना है, अब्राहम मास्लो जो है ये आत्मसिद्धि को सबसे ऊपर रखते हैं, है ना। और इन्होंने 1943 में जो है अपना सिद्धांत दिया है 1943 में, और इसके अंतर्गत इन्होंने सोपान में मुख्य रूप से पद सोपान की जो बात की गई है, मानवीय जो आप कह सकते हैं कि सक्षमता की जो उपयोगिता है, उसके अंतर्गत आत्मसिद्धि को सबसे ऊपर रखा है ना। अच्छा, और इनमें जो है जो पिरामिड इन्होंने बनाया है, सबसे पहला जो है क्या है, भोजन है, और दूसरा क्या है, स्टाफ है ना। तो इस तरीके से है, और इस प्रकार से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। अच्छा, जो साइकोलॉजिकल जो सेफ्टी की बात की गई है, उसके अंतर्गत इनका जो रिसर्च है काफ़ी मायने रखता है ना। चलिए आगे देखते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत किन दो कारकों पर आधारित है ना। तो पहला ऑप्शन जो है वह क्या है, शक्ति और उपलब्धि पर। ऑप्शन बी है अभिप्रेरक और स्वास्थ्य कारक। ऑप्शन सी है एक्स और वाई सिद्धांत। ऑप्शन डी है आदेश और नियंत्रण। तो इसके अंतर्गत क्या शामिल किया गया है, अभिप्रेरक और स्वास्थ्य कारक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में समिति प्रणाली का सुझाव किसने दिया था, है ना। FLB रिपोर्ट के अंतर्गत, प्रथम प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत, सरकारिया आयोग या फिर पुंछी आयोग, है ना। समिति प्रणाली के अंतर्गत जो है शामिल करने की बात जो है किसने की गई है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1966 में जो पहली प्रशासनिक सुधार आयोग की बात की गई है, उसके अंतर्गत, है ना, इस बात को शामिल किया गया है। 1966 में जो पहली प्रशासनिक सुधार आयोग हनुमंतया इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वे कौन है, ये ध्यान में रखना है कि इसमें मुख्य रूप से मोरारजी देसाई, है ना, देसाई, है ना। इसके अंतर्गत क्या बात की गई है, इस समिति प्रणाली की चर्चा की गई है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 49 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 49वें प्रश्न पर। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि जिला कलेक्टर की भूमिका को शेरिफ किसने कहा। जो लोक प्रशासन के अंतर्गत जो जिला कलेक्टर की भूमिका है वह एक शेरिफ के अनुसार होती है। W माले ने कहा, FLB ने कहा, के संथानम और PB गजेंद्रगढ़ ने कहा। निम्न में से किसका कथन यह है कि जो जिला कलेक्टर हैं वह जो है शेरिफ की भांति होते हैं, है ना। तो यह जो है कथन किसका है, FLB का है ना। इनका ये मानना है कि जिला कलेक्टर क्या है, शेरिफ की भांति है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि जो सिटीजन चार्टर की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई है। नागरिकों की जो अधिकार पत्र की बात की जाती है, सिटीजन चार्टर की बात की जाती है, तो है ना, सिटीजन चार्टर की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई है। तो इसके अंतर्गत किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इसके अंतर्गत आप ध्यान में रखिएगा कि 1991 में ब्रिटेन में, 1991 में ब्रिटेन में जो है इसकी शुरुआत की जाती है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत में जो है सिटीजन चार्टर के अंतर्गत जो है, जो मुख्य रूप से इसकी शुरुआत की बात की गई है, वह कब की गई है, सिटीजन चार्टर जो है कब लाया गया है, 1997 में। चलिए, तो आज का हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं कल भी कोशिश रहेगा, है ना। तो ठीक है, ओके।
धन्यवाद।